Good morning students. Today our next topic is RC coupled amplifier. So start करते हैं RC coupled amplifier. This is the most common and economical method used for cascading multi-stage amplifiers. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, मतलब कॉमनली एम्पलीफायर्स के अंदर हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकल वे से इसको यूज़ करना आसान है। एंड यूज़ फॉर कैस्केडिंग, कैस्केडिंग मीन्स जहाँ पर हम मोर देन वन एम्पलीफायर को स्टेजेस के अंदर आपस में कनेक्ट करते हैं, मीन्स टू और मोर एम्पलीफायर can be connected back to back to get a high gain amplifier. Okay, हम बात करते हैं construction of the RC coupled amplifier. तो first of all you will see here the circuit diagram for the RC coupled amplifier. You can see in the diagram here, this is the input signal which we apply on the RC coupled amplifier. This is called coupling capacitor. Now one thing you should know that capacitor is a device which allows AC signal to pass through it and block DC signal. मतलब AC को तो ये अलाउ कर देगा और DC सिग्नल को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज लाइक दिस, वी नो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय XC. उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई न्यू सी। अगर हम बात करते हैं फॉर द सिग्नल ऑफ AC विच इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, so what you will get here, you will get here XC become equal to 1/100 pi into में C, which is very small value, very small value. यानी कि जो कैपेसिटर है AC सिग्नल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत कम कर देगा, यानी कि AC को ये अलाउ कर देगा पास करने के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करें फॉर द DC सिग्नल विच विल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, यानी कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, 0 है हमारे पास, तो XC बिकम्स 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि इट विल प्रोवाइड अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू द DC सिग्नल, यानी कि DC को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो AC को ये पास कर देगा और DC को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यहां पर भी इसका यही वर्क है हमारे पास। दिस कैपेसिटर इज यूज्ड सो डैट इस सिग्नल में से हमारे पास केवल AC कंपोनेंट पास कर जाए और DC को ये ब्लॉक कर दे, यानी कि हम DC सिग्नल को एम्पलीफाई करना नहीं चाहते उसके बाद है R1 R2 प्रोवाइड करते हैं वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। पढ़ चुके हैं इसके बारे में। वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट एक ऐसे अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वैल्यू को बीटा से इंडिपेंडेंट कर देते हैं, ताकि ट्रांजिस्टर के ऊपर टेम्परेचर के चेंज का अफेक्ट ना हो, ठीक है। तो R1 R2 एक्ट करेंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। ये हमारे पास Q1 ट्रांजिस्टर है, ये देखो यहाँ पर मैंने क्लियर आपको, ये आपका एमीटर है, तो दिख रहा है आपको ये हमारे पास कॉमन एमीटर है क्योंकि हमने एमीटर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ओके। उसके बाद RC इज द रेजिस्टेंस फॉर द कलेक्टर टर्मिनल, RE रेजिस्टेंस फॉर द एमीटर टर्मिनल। एक बात ध्यान दीजिए, हम तीनों कंपोनेंट चाहे बेस हो, कलेक्टर हो, एमीटर है, उनके साथ हम लगाते हैं रेजिस्टेंस। इनका कारण क्या होता है, बिकॉज ट्रांजिस्टर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस और ये हाई वोल्टेज को बेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके साथ रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि हाई वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, सो डैट जो आपका ट्रांजिस्टर है वो लो वोल्टेज को इनपुट करे और आपका सही रहे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास है CE, इसे हम बोलते हैं एमीटर बाईपास कैपेसिटर। एमीटर बाईपास कैपेसिटर, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है
आर ई को शंट करना। शंट मीन्स हम जानते हैं कि यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा आई ई, यानी कि मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ आपका एरो, नाउ ये आपका करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर आई ई। अगर सपोज कर लेते हैं अगर आपका सी ई यहाँ पर नहीं होता हमारे पास, तो व्हाट हैपन, तो आपका जो मोस्टली करंट है इसके अक्रॉस पास करता, ठीक है। अगर आर ई की वैल्यू लार्ज है हमारे पास, तो आई ई इंटू आर ई बिकम्स इक्वल टू वोल्टेज। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम जो करंट आपका एमीटर वाला वो यहाँ पर आपका ड्रॉप हो गया। अगर आपका यहाँ पर करंट ड्रॉप हो गया हमारे पास, ठीक है, तो हम जानते हैं आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी कि जो आई सी करंट है वो टोटली डिपेंड करता है आई ई के ऊपर। अगर आपका आई ई यहाँ पर ड्रॉप हो गया तो आपका आई सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो आउटपुट करंट की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल के अंदर में लगा दिया एक कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है एसी सिग्नल को क्या करेगा, ये अलाउ कर देगा पास करने के लिए। तो आपका जो करंट है मैक्सिमम करंट इसकी बजाय यहाँ से पास करेगा, ठीक है, करंट आपको यहाँ से पास करेगा, सो डैट आई ई की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, सो डैट हमारे पास जो आउटपुट करंट है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नाउ आउटपुट वोल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एम्पलीफायर इज ऑब्टेन्ड एट दिस पॉइंट बिलो कलेक्टर रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट, और इसको हमने नाम दिया है वी नोट 1 का, 1 मीन्स फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सो दिस डिनोट्स फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये इसकी है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट स्टेज, ओके, एंड दिस कम्स फॉर द सेकेंड स्टेज, ठीक है। अगेन एक बार इसको छोड़ दीजिए, फिर से देखिए, नाउ R3 एंड R4 फिर से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गए हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस अरेंजमेंट, किसके लिए, फॉर द सेकेंड स्टेज। ये ट्रांजिस्टर है, ये RC और RE है फॉर द सेकेंड स्टेज, और ये बाईपास कैपेसिटर है फॉर द सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो इसको हमने कैस्केड किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ बैक टू बैक। नाउ यू सी वन थिंग दैट इन दोनों के बीच में हमने लगाया है सीसी कैपेसिटर, इसे बोलते हैं कपलिंग, सी मीन्स कपलिंग कैपेसिटर। अगेन इसका वर्क क्या होता है, जो हमें सिग्नल यहाँ पर मिला है आउटपुट के अंदर, नाउ वी नो डैट इसके अंदर कुछ मेजर में मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एसी की है हमारे पास, और वेरी स्मॉल वैल्यू है डीसी की। तो हम चाहते हैं जो डीसी की वैल्यू है अगर थोड़ी भी है तो वो यहाँ से यहाँ पास ना करे, तो अगेन डीसी को ब्लॉक करने के लिए हमने लगा दिया कैपेसिटर, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच अलाउ एसी टू पास एंड डीसी को ब्लॉक कर देता है हमारे पास, ठीक है। सो एंड द फाइनली अगेन अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे केवल 2 स्टेज है, इफ वी आर हैविंग मोर देन 2 स्टेजेस देन अगेन वी अप्लाई अ कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस वीसीसी है हम जानते हैं ट्रांजिस्टर को हम करते हैं एक्टिव मोड में अप्लाई ऑपरेट करते हैं, सो डैट उसके लिए क्या करेंगे हम, जो उसका इनपुट सेक्शन है वो तो होगा फॉरवर्ड बायस, यानी कि जो आपका बेस एमीटर है वो तो आपका होगा फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर बेस है जो आपका कलेक्टर एमीटर है वो आपका होगा रिवर्स बायस। सेम यहाँ पर कॉमन एमीटर में क्या होता है हमारे पास, जो आपका बेस एमीटर है वो तो होता है फॉरवर्ड बायस, और जो आपका कलेक्टर एमीटर होता है वो होता है रिवर्स बायस। तो उन बायसिंग को प्रोवाइड करने के लिए हमने यूज किया प्लस वीसीसी, ठीक है। इन द अर्लियर लेक्चर्स हम क्या देखते थे कि हम इनपुट सेक्शन के लिए और आउटपुट सेक्शन के लिए अलग अलग वोल्टेज देते थे। इनपुट के लिए हमने नाम दिया था VEB का, और आउटपुट के लिए हमने नाम दिया था VCB का और VCE का, ठीक है। इनपुट के लिए नाम दिया था VEB का और आउटपुट के लिए नाम दिया था VCE का, बट यहाँ पर हम सिंगल वोल्टेज को यूज कर रहे हैं प्लस VCC। वही क्या करेगी, इनपुट को तो कर देगी फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को कर देगी रिवर्स बायस, क्लियर है। एंड ओवरऑल जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो हमें ऑब्टेन हो रही है लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस, इसे हम नेम देते हैं V आउटपुट, यानी कि सिंपली V नोट का, ठीक है। बात क्लियर आपको, तो यही पॉइंट्स है जो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखे हुए हैं, ठीक है। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 प्रोवाइड करता है वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट को, ठीक है, इन द सर्किट।
द एडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या होता है कि जो आपका क्यू पॉइंट है वो चेंज नहीं करता ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बता चुका हूँ कि वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है हमारे पास, हम आउटपुट वोल्टेज को और आउटपुट करंट को बीटा से इंडिपेंडेंट कर देते हैं। अगेन सीसी को हम यूज करते हैं फर्स्ट स्टेज की आउटपुट के ऊपर, ठीक है, टू द बेस और इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। मतलब जो हमने यहाँ पर ये यूज किया हुआ है सीसी, ये क्या करेगा, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को सेकंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं सिंपली आप पढ़ोगे तो ध्यान से। तो दिस कैपेसिटेंस ब्लॉक डीसी कंपोनेंट बट ट्रांसमिट एसी कंपोनेंट। इसका काम क्या होता है, ये डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा और एसी कंपोनेंट को पास कर देगा। उसके बाद है हमने यूज किया हुआ सी, उसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल टू एमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगेन आर ई ऑफर करता है, यहाँ पे आर ई की वजह क्या आएगा, यहाँ पर सी आएगा, इसको मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा सी। बता चुका हूँ इसकी वर्किंग। सी क्या करेगा, सी एक लो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस पास ऑफर करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सारा करंट आर ई की बजाय सी के थ्रू से पास कर जाएगा और हमारी आई ई की वैल्यू में कोई ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है, आई की वैल्यू में कोई ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी कंस्ट्रक्शन थी। और पॉइंट नंबर 4 क्या था, अगेन प्लस वीसीसी वोल्टेज वो हमने अप्लाई की थी, ठीक है, ताकि जो आपका इनपुट सेक्शन है और जो आउटपुट सेक्शन है वो आपका प्रॉपरली बायस हो, ठीक है। तो ये थी बात इसकी कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं इसका सर्किट ऑपरेशन। नाउ सबसे पहले अ वीक एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ द Q1 ट्रांजिस्टर। हम क्या करेंगे, Q1 ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर हम एक वीक मतलब कम एम्पलीट्यूड वाला एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, जो हमने VS वहां दिखाया था वही है हमारे पास ही। तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ अबो सर्किट बिहेव एज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। तो हम जानते हैं इसके अंदर 2 स्टेज है। तो पहली स्टेज क्या करेगी, वो बिहेव करेगी एज अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, जिसके अंदर हमने वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट दी है, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज का जो आपका वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, A1 क्या हो जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज। बेसिकली आई कैन से हेयर आउटपुट वोल्टेज क्या थी उसकी, आपको याद हो V01 थी और इनपुट क्या थी, VS थी हमारे पास, दैट इज VCE बाय में VBE, ठीक है। और VC का फॉर्म क्या होता है, -ICRC, VB क्या होता है आपका IBRB, ठीक है। तो IC बाई IB क्या बन गया आपका, बीटा बन गया, ये बन गया आपका RC बाय RB, ठीक है। सो हम जानते हैं बीटा की जो वैल्यू है डेट इज मोर देन 100। तो यानी कि बेसिकली जो आपका वोल्टेज गेन है डेट बिकम्स ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है हमारे पास कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो क्लियरली देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ द कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ठीक है। दिस इज बिकॉज व्हेन, अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है, देख लीजिए। दिस इज बिकॉज व्हेन IB इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए आपने इनपुट करंट को इंक्रीज कर दिया, अगर आपका IB इंक्रीज करेगा तो आपका आउटपुट करंट इंक्रीज करेगा, तो आपका IC इंक्रीज करेगा। व्हेन अब अगर आपका IC इंक्रीज कर रहा है, देखो हम जानते हैं, अगर यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर, अगर आपका IC इंक्रीज करेगा, आपका IC पास कर रहा है इस तरीके से, ये आपका IC है। अब अगर IC आपका इस रजिस्टर से पास करेगा तो क्या हुआ, यहाँ पर होगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपकी आउटपुट वोल्टेज तैयार हो गई थी, वो नीचे की तरफ आ रही थी हमारे पास। जब नीचे की तरफ आएगी हमारे पास तो यहाँ पर दिखाएगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। यानी कि अगर आप IC को इंक्रीज करोगे उतना ही आपका ड्रॉप क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। जितना ड्रॉप हो गया तो आउटपुट वोल्टेज आपकी उतनी ही कम होगी, ठीक है। अगर ड्रॉप ज्यादा हो गया तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं बेस करंट को इंक्रीज करता हूं, अगर आपका बेस करंट इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर अगर आप IB इंक्रीज कर रहे हो तो उससे आपका IC इंक्रीज कर रहा है। IC इंक्रीज करने से आपका क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इसको इंक्रीज करने पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
यानी कि इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करने पर आउटपुट सिग्नल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो उल्टा ऑर्डर आ गया, एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज हो गया। और ऐसा केवल तभी होता है जब इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो। ठीक है, तो फिर से हम वापस बात करते हैं इसके अंदर। ये आपका हो गया। ओके, that is why phase reversal of 180 degree occurs. Okay, next point, the output of first stage is then applied to the input of second stage by coupling capacitor CC. क्लियर आपको? जो पहली स्टेज का इनपुट आउटपुट है उसको हमने बना दिया है अगली स्टेज का इनपुट बाय कनेक्टिंग टू CC. नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड स्टेज फर्दर एम्पलीफाई सिग्नल। जो सेकेंड स्टेज है उसमें भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एक्टिव मोड में, तो फिर से वो क्या करेगा, वो भी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ऑब्वियसली बात है, अब वो भी क्या कॉमन एमिटर है तो वो भी क्या करेगा, एक 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लाएगा। तो यानी कि फिर से क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। तो अगर हम टोटल फेज डिफरेंस देखें ओवरऑल तो 180 का पहले स्टेज में आया और 180 का दूसरे स्टेज में आया, तो कुल मिलाकर 360 का फेज डिफरेंस हो गया। यानी कि कहने का ये है, अगर आपका इनपुट सिग्नल ऐसे था हमारे पास स्टार्टिंग में, ये आपका था Vs, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर बन गया ये इस तरीके से, एम्पलीफाई भी हो गया और उल्टा भी हो गया। ये आपका आ गया फर्स्ट स्टेज का आउटपुट। ठीक है, यानी कि ये इसका 180 का फेज डिफरेंस है, 180 का रिवर्सल यहाँ पर हो गया। अब ये बन गया इनपुट अगले स्टेज का, तो अब ये एम्पलीफाई कैसे हो जाएगा, अगेन फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, इसको नाम दिया हमने V0 का। अब लेकिन ये और ये आपस में तो क्या फेज में है, बिकॉज पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव। यानी कि जो हमारे पास ओवरऑल क्या देख रहे हैं हम, ओवरऑल हमारे पास कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। 360 यानी कि नो फेज चेंज। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट स्टेज। अगर हम वोल्टेज गेन निकालते हैं फर्स्ट का और सेकंड स्टेज का, फर्स्ट स्टेज के लिए वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज बाय में इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज, इनपुट वोल्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितनी होती है, वो होती है V01, इनपुट होती है Vs, तो आपका A1 आ गया है इसकी इक्वल। ऐसे हम निकालेंगे वोल्टेज गेन फॉर द सेकंड स्टेज, वो आपका आ जाएगा V0 बाय में V0 बाय में V01। ठीक है, सो हमने A2 भी निकाली है, सॉरी यहाँ पर ये A2 है, ये A2। ठीक है, A2 है यहाँ पर ये। तो हमने फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का सेपरेटली वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं नेट वोल्टेज गेन। तो आपका जो नेट वोल्टेज गेन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट आउटपुट वोल्टेज बाय में इनपुट सिग्नल जो हमने दिया था। तो नेट आउटपुट क्या आया था आपका V0, आपका आ गया V0, और आपने इनपुट क्या दिया था, वो था Vs। ठीक है, तो अब A क्या आ गया, V0 बाय में Vs आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V0 बाय V01 इंटू V01 बाय में Vs। तो काटोगे तो वापस वही आ गया ना। देखो अब ये क्या, ये था आपका A2, ये था आपका A1। पीछे से ध्यान दो आपने कि ये तो फॉर्मूला था किसका, सेकेंड स्टेज का वोल्टेज गेन, और ये फॉर्मूला था फर्स्ट स्टेज का वोल्टेज गेन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, सो व्हेन टू एम्पलीफायर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक, the overall gain of the whole circuit will be the product of all individual stages। तो ओवरऑल जो गेन होगा ना वो इंडिविजुअल स्टेजेस के गेन के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, भी हमारे पास दो स्टेज थी, फर्स्ट एंड सेकंड, उनके गेन थे A1 और A2। तो ओवरऑल गेन क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज का गेन मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेज का गेन। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँ हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर n स्टेज है एम्पलीफायर की, और स्टेजेस के जो गेन्स है वो है A1, A2, A3 से लेकर AN। तो नेट गेन क्या हो जाएगा, इन सबका कर दो आप प्रोडक्ट, A1 इंटू A2 इंटू A3 से लेकर AN। ठीक है, तो ये थी वर्किंग ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। आगे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की। अब एक बात देखिए, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो फ्रिक्वेंसी के चेंज करने पर कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब अगर आप इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, 0 से लेके 50 ले गए, 50 से 20,000 ले गए,
20,000 से 1,00,000 ले गए, तो हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज गेन की वैल्यू है कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो चेंज कर रही है। ठीक है, और एक ऐसा ग्राफ जो कि वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में वेरिएशन को शो करता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। एक ऐसा ग्राफ जो वोल्टेज गेन और फ्रिक्वेंसी के बीच में वेरिएशन को शो करता है उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो जो हमारा रिस्पॉन्स कर्व है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑन द वाई एक्सिस वी आर प्लॉटिंग वोल्टेज गेन। यू विल सी हियर दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, स्टार्टिंग में जब इंक्रीज करते हैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने पर वोल्टेज गेन इंक्रीज करता है। आफ्टर सम टाइम एक ऐसी रेंज फ्रीक्वेंसी की आ जाएगी जिसके ऊपर वोल्टेज गेन अब चेंज नहीं कर रहा बल्कि क्या है, कांस्टेंट है। फिर से अगर आप फर्दर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो आपकी बार क्या हो रहा है, आपकी बार वोल्टेज गेन की वैल्यू रिड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास कर्व आ रहा है और इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। एक तो है लो फ्रिक्वेंसी रेंज, लो फ्रिक्वेंसी रेंज जिसमें क्या हो रहा है, लगातार जो वोल्टेज गेन की वैल्यू इंक्रीज करती है। दूसरा हमारे पास वो जिसमें कांस्टेंट, उसे मैंने नाम दिया मिड फ्रिक्वेंसी रेंज का। और तीसरा वो जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है वोल्टेज गेन की फिर से रिड्यूस कर रही है, उसे बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। तो लो में तो गेन इंक्रीज करेगा, मिड में कांस्टेंट है, हाई में डिक्रीज करेगा। और इसी को मैंने नाम दिया है क्या नाम है आपका, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व का। ठीक है, ये ए मैक्स दिखा रहा है मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज गेन, और ये दिखा रहा है ए मैक्स बाय √2। ठीक है, उस वैल्यू को, और ए मैक्स ऑफ √2 की जो वैल्यू है कहाँ पर आ रही है, ν1 से स्टार्ट हो रही है और ν2 पे खत्म हो रही है। यानी कि इस फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर जो वोल्टेज गेन की वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू कितनी है, ए मैक्स बाय √2 है, ए मैक्स बाय √2 है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल तो नहीं है, बट हम कहेंगे भी जो ये चेंज, ये तो बहुत कम चेंज है। ठीक है, इट इज नियरली कांस्टेंट। तो हम क्या देख रहे हैं, इस रेंज में हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। हालांकि कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली क्या कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, तो नियरली हम कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो इनके जो 3 रीजन बने हैं उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। द बिहेवियर ऑफ एम्पलीफायर इन दीज 3 फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो इन 3 रीजन के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। पहली बात हम क्या बात करते हैं, एट लो फ्रीक्वेंसी, वो रेंज जहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज से कम है उसे हम बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी रेंज। तो उसमें देखो क्या क्या हो रहा है, नंबर ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, हेयर द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर CC इज क्वाइट हाई। यानी कि जो CC की कैपेसिटेंस है, जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या काफी हाई है। अगर रिएक्टेंस काफी हाई है मतलब क्या है, जो CC है वो एक काफी हाई रेजिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, अगर काफी हाई रेजिस्टेंस देगा तो क्या होगा, जो आपका I करंट था उसका एक बहुत स्मॉल सा पार्ट है जो आपका पास करेगा CC में से। ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, वो रेजिस्टेंस RE के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, RE के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। इसको यहां से देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अगर इसके जो रेजिस्टेंस है, अगर इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC है वो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब क्या है, यानी कि ये तार टूट गया यहाँ से, मतलब ये करंट को पास नहीं करेगा, तो आपका सारा करंट कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा RE में से। और RE तो क्या है, एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या करेगा, जितना भी करंट यहाँ से अंदर आएगा उसमें से मैक्सिमम का कर देगा ये वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, और कुछ ही करंट क्या करेगा, पास करेगा। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं, अगर वोल्टेज ड्रॉप आपका हो गया तो आपका जो इनपुट सिग्नल है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका इनपुट सिग्नल रिड्यूस हो गया तो आपका आउटपुट सिग्नल भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर हमने कहा है कि अगर ये आपका जो X की वैल्यू है काफी हाई है तो क्या होगा, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सिग्नल विल पास फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो एक स्टेज से अगली स्टेज के ऊपर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सिग्नल पास करेगा। देखो हमने यहाँ बात की CC की, तो यही जो बात है यहाँ पर भी लागू होती है, यहाँ पर भी लागू होती है।
अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो चुकी है, आप देखो अगर इसका जो एक्सी की वैल्यू इसकी है काफ़ी हाई है, मतलब क्या है, ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो आपका जो सिग्नल है यहाँ से यहाँ पास नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो बहुत कम वैल्यू पास करेगी। तो इसलिए बोलता है अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एक्सी ज़्यादा होगा, अगर एक्सी ज़्यादा हुआ तो कम करंट पास करेगा, कम करंट पास किया तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमारे पास कम हो जाएगी। अगर आउटपुट वोल्टेज कम होगी तो आपका जो वोल्टेज गेन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, उसे क्या होगा, एक्सी डिक्रीज करेगा, बिकॉज एक्सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एक्सी डिक्रीज करने से क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो तो क्या होगा, आपका जो ज़्यादा करंट पास करेगा और आपको ज़्यादा गेन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं हमारे पास कि अगर आप इस रेंज के अंदर अगर आप धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो क्या हमारे पास गेन कम है, अगर आप धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो गेन की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो हमने सीसी का और सीई का दोनों का इफेक्ट देख लिया, और दोनों क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो वोल्टेज गेन है इस रेंज में क्या हो, कम ही हो। अब आगे बात करते हैं मिड फ्रिक्वेंसी रेंज की, वो रेंज जो 50 से स्टार्ट हो रही है और 20,000 पे खत्म हो रही है, उसे बोलते हैं मिड फ्रिक्वेंसी रेंज। अब देखिए इस सिग्नल में हम क्या देख रहे हैं, दो बातें होती हैं, जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो आपका एक्सी है वो डिक्रीज करेगा, एक्सी डिक्रीज करने पर क्या होगा, आपका जो करंट है, जो आउटपुट करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी कि आपका गेन इंक्रीज करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये बोल रहा है कि मिड फ्रिक्वेंसी के ऊपर अगर आप फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो वोल्टेज गेन वो इंक्रीज करेगा। लेकिन साथ में ही क्या बोल रहा है, इसी रेंज के अंदर अगर आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये देखेंगे आरसी और R1 के बीच में हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कैसे हुआ ये ऐसे हुआ, देखो कि अगर आपने सीसी इसकी जो एक्सी की वैल्यू है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर क्या हुआ, इसकी जो एक्सी की वैल्यू है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो कम हो जाएगी। मतलब क्या है, वो ज्यादा करंट को पास करेगा। तो यानी कि ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सीधी की वायर एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है, ऐसे बिहेव करेगा कि ये एक शॉर्ट सर्किट वायर है हमारे पास। ठीक है। अगर ये वायर बन गई तो देख लीजिए आपके अब ये RC और R3 में क्या हो गया, इनके बीच में हो गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, हम जानते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज का जो RC का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया तो मतलब क्या है इसका मीनिंग ये है आपका कि यहां पर आपका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, वो कम होगा। अगर यहां पर आपका आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कम हो रहा है तो यहाँ पे कम जाएगा, अगर कम गया तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट तो यानी कि मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हमारे पास दो फैक्टर है। ठीक है, दो फैक्टर है हमारे पास। फैक्टर नंबर ए तो क्या कर रहे हैं, वो तो क्या कर रहा है, हमारे पास गेन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, गेन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। और पॉइंट नंबर 2 क्या कर रहा है, वो गेन की वैल्यू को डिक्रीज कर, इसको पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल RC ऑफ फर्स्ट स्टेज विल कनेक्ट टू R1 ऑफ सेकेंड स्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, R1 और RC क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस इससे क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव लोड की वैल्यू है फर्स्ट स्टेज की वो कम हो जाएगी। अगर इफेक्टिव लोड कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज की कम हो जाएगी, बिकॉज आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC। ठीक है, अगर आपका इफेक्टिव लोड कम हो गया तो आपका V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो पॉइंट ए तो क्या कर रहा है, वोल्टेज गेन को इंक्रीज कर रहा है, पॉइंट बी वोल्टेज गेन को डिक्रीज कर रहा है। तो
इस रेंज के अंदर अफेक्ट ऐसे होता है कि इसका अफेक्ट इसके अफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है और नेट वोल्टेज गेन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम कहेंगे नाउ द अफेक्ट ऑफ अबोव पॉइंट ए एंड बी ऑन चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एक्ट इन सच ए वे, इस तरह से एक्ट करता है कि देयर नेट अफेक्ट विल बिकम जीरो और वोल्टेज गेन क्या हो जाएगी आपकी, रिमेन्स कांस्टेंट ओवर दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जबकि वोल्टेज गेन है वो इस रेंज के ऊपर बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था इसका मिड फ्रीक्वेंसी रेंज। अब हम बात करते हैं लास्ट, इसका है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हाई में क्या हो जाएगा, अब जैसे मैंने बात की पॉइंट नंबर ए की, पॉइंट नंबर बी की, अब अगर मैं कह दूं जो पॉइंट नंबर ए का जो इफेक्ट है वो कम है और पॉइंट नंबर बी का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, ए तो क्या कर रहा था, वोल्टेज गेन को कम ज्यादा कर रहा था और बी वोल्टेज गेन को कम कर रहा था। अगर इफेक्ट ऑफ बी प्रिडोमिनेट करता है किसके ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर, यानी कि बी ज्यादा है और ए कम है, तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल हम कहेंगे वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट टू डिक्रीज इन दिस रीजन। इस रीजन में वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अब एक टर्म डिफाइन करते हैं, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की वो रेंज होती है जहां पर वोल्टेज गेन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है, और अगर हम ग्राफ में देखें, हमने क्या दिखाया था यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर, न्यू2 और न्यू1 तो क्या है, लोअर फ्रिक्वेंसी है और न्यू2 क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी है। इन फ्रिक्वेंसी की रेंज के बीच में, इन फ्रिक्वेंसी के बीच में जो रेंज आएगी उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ, क्योंकि इस रीजन में क्या है, गेन क्या आपका अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। आप ये मत कहना कि सर ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज डिक्रीज तो है बट ये बहुत स्मॉल मात्रा के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या कांस्टेंट है। परफेक्टली कांस्टेंट तो ये वाला देखो आपको स्ट्रेट लाइन है, बट ये भी क्या अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने डिफाइन किया बैंडविड्थ क्या हो जाएगी आपकी, न्यू2 माइनस न्यू1। ठीक है, और न्यू1 और न्यू2 के ऊपर वोल्टेज गेन क्या होता है, गेन की मैक्सिमम वैल्यू का बाय √2 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये थी आपकी बैंडविड्थ, और जो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो आप बुक से कर लीजिएगा, 2-3 पॉइंट्स है भी कहाँ यूज करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका टॉपिक था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और यू कैन ऑल्सो कम टू कॉलेज। ठीक है, इसकी PDF मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।